नमस्कार, मैं हूं चंदन स्वप्निल और आप देख रहे हैं कृषि हेल्पलाइन चैनल। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर सज्जन सिंह जी, जो प्रमुख वैज्ञानिक हैं केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र हिसार से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद चंदन जी। डॉक्टर साहब, आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि भैंस के अलावा बाकी अन्य प्रजातियों में भी क्लोनिंग की क्यों जरूरत है, क्या इसकी वजह है? तो आप हमें जरा तफसील से बताएं। सबसे पहले तो सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम, और सभी जो लोग आपका चैनल देख रहे हैं, आपके दर्शक हैं, उन सभी को मेरी राम राम। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि ये विज्ञान का एक महत्वपूर्ण विषय है क्लोनिंग, क्योंकि मेरी संस्थान का नाम केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है और हम यहाँ भैंस के ऊपर क्लोनिंग का काम करते हैं जी। और क्लोन से हमने इस संस्थान के अंदर बहुत सारे कटड़ी पैदा किए जी। और हमें गौरव है प्रथम संस्थान होने का जहां भैंस के इतनी बड़ी संख्या में क्लोन हमने तैयार किए हैं। हमारा ये रिकॉर्ड बहुत सारी पुस्तकों में दर्ज हुआ है जी। तो इस विषय पे आगे बढ़ते हुए कि दूसरी प्रजातियों के अंदर भी क्लोनिंग की क्या आवश्यकता है या नहीं, इस विषय पे बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी प्रजातियां आज के दिन विलुप्त होने के कगार पर हैं। जी। जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ी समस्या है पूरी दुनिया के अंदर और जिसका कुप्रभाव मनुष्य के साथ साथ पशुओं के ऊपर भी दिखाई देता है। जी। जब हम इस कुप्रभाव की बात करते हैं तो बहुत सारी प्रजातियां पशुओं की इस कुप्रभाव को झेलने में सक्षम नहीं है। जी। तो हमें ऐसी प्रजातियों का चुनाव करना पड़ेगा जो इस वातावरण के अनुकूल हो, जो बढ़ते हुए तापमान को सहन कर सकें, और उन्हीं प्रजातियों को हमने आगे बढ़ाना होगा ताकि आने वाले समय में ये जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव है उससे हम निजात पा सकें, विशेष रूप से पशुओं में। जी। अगर हम बात करें पशुओं में तो बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं। एक वॉच लिस्ट तैयार की है NBGAR ने 2022 की, जिसमें ये दिखाया गया है कि बहुत सारी जो प्रजातियां हैं पशुओं की, जी, वो कैटल है, गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, ऊंट है, सुअर है, मुर्गी है, घोड़े हैं, इनकी पूरी एक लिस्ट 2020 वॉच लिस्ट जिसके नाम से कहते हैं 2022 की, वो NBGAR नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसर्च है करनाल में, उन्होंने तैयार की है। उसमें दिखाया है कि भाई 3 कैटेगरी जो है ना वो हमारे पशुओं की हैं। एक तो वो हैं जो एंडेंजर्ड है, खतरे में हैं, जो कभी भी विलुप्त हो सकती हैं। जैसे कौन कौन सी है वो? हाँ, जैसे मैं बात करूं, अगर गाय की बात करें तो गाय के अंदर 4 ब्रीड ऐसी हैं जो विलुप्तता के कगार पर हैं। जी। भैंस के अंदर भी 2, जिसको हम चिल्का और टोडा जो प्रजाति हैं भैंस की ब्रीड हैं, वो भी वल्नरेबल हैं। उनकी संख्या इतनी कम है, एक तो एंडेंजर्ड है, एक वल्नरेबल है, और एक ऐसी वो है स्पीसी प्रजातियां हैं जिनमें हम अभी सेफ, हमारे पास अच्छा नंबर है। जी। तो अगर हम वल्नरेबल की बफलो में बात करें कि हमारे पास चिल्का और टोडा 2 ब्रीड ऐसी हैं जो वल्नरेबल लिस्टेड हैं। 2022 की जो वॉच लिस्ट है उसके अंदर NBGAR ने दिखाया है कि ये 2 स्पीसीज भैंस की, 4 स्पीसीज कैटल की, और अगर हम बात करें भेड़ की तो भेड़ के अंदर एक ऐसी है जो एंडेंजर्ड है, और दूसरा हमारी जो बात करें हम कैमल की, तो कैमल के अंदर क्रिटिकल जो स्टेज है वो क्रिटिकल स्टेज में 3 स्पीसीज हैं, और जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं वो भी 3 ही है। ये बफलो की हैं, ये आपकी कैमल की हैं, ये पिग की हैं, ये पोल्ट्री की हैं, ये हॉर्स की हैं। वो सारी की सारी वल्नरेबल कौन कौन सी हैं, एंडेंजर्ड कौन कौन सी हैं, सेफ किसके अंदर है। तो हमें सेफ वाले की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वल्नरेबल और एंडेंजर्ड में अगर हम
क्लोनिंग के माध्यम से उनको संरक्षण दे सकते हैं, उन ब्रीड्स को बचा सकते हैं, तो उसमें क्लोनिंग का सहारा लिया जा सकता है जी। क्लोनिंग के दो चीजें आगे बढ़ सकते हैं। एक तो अगर हमने किसी प्रजाति में उत्पादन बढ़ाना है जी, तो सिलेक्शन के माध्यम से जिन पशुओं को जो उच्च गुणवत्ता के पशु हैं उनका चुनाव करके हम उनसे सोमेटिक सेल लेते हैं, सोमेटिक सेल्स की लाइन तैयार करते हैं, सोमेटिक सेल्स को उनके अंडों oocyte से वो जो है ना उनके साथ फ्यूजन करते हैं सोमेटिक सेल्स के न्यूक्लियस का। उसके बाद हम एम्ब्रियो तैयार करते हैं और एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर देते हैं दूसरे नकारा किस्म के पशुओं के अंदर। उससे हमें उच्च गुणवत्ता के पशु हासिल होते हैं जो हमारी उत्पादकता बढ़ाने में सक्षम है। पशु तो उत्पादन बढ़ाने के लिए हमने क्लोनिंग की। दूसरी क्लोनिंग कर सकते हैं हम एंडेंजर्ड स्पीसीज की। तो ये इस तरह से हम क्लोनिंग के माध्यम से, और ये जो क्लाइमेटिक चेंज का जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके अंदर जो कुप्रभाव आते हैं, आप देखोगे अगर 40 लीटर दूध की प्रोडक्शन करोगे तो आपका एनिमल के अंदर ही 1800 वॉट के लगभग जितनी गर्मी पैदा होती है उतनी गर्मी पैदा हो जाती है। तो वो गर्मी का प्रभाव पशु के अंदर जो गर्मी पैदा हो रही है और बाहर की गर्मी का, और 10 डिग्री टेम्परेचर अगर बढ़ोतरी होती है तो उसके अंदर 0.1% प्रोडक्शन हर पैरामीटर में, चाहे वो मिल्क प्रोडक्शन है चाहे मीट प्रोडक्शन है, इन सारी चीजों के अंदर वो आ जाएगा। बहुत सारी बीमारियां जो वातावरण से संबंधित है उन पशुओं में आ जाएगी। तो हमें ऐसे पशुओं का चुनाव करना पड़ेगा, ऐसी प्रजातियों का चुनाव करना पड़ेगा जो इन सबको झेल सके। वो झेल के उनकी बढ़ोतरी किस तरीके से आगे बढ़े, उसमें क्लोनिंग एक मुख्य विषय है। हम इस स्पीशीज को आगे बढ़ा सकते हैं और इन एंडेंजर्ड इनका संरक्षण भी कर सकते हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि जो ये क्लोनिंग की बात हो रही है कि भैंस की तर्ज पर अब जो है देश भर के वैज्ञानिक तैयार करेंगे गाय, हिरण, भैंस और विलुप्त प्रजातियों के पशु, तो इसमें जो है आपका केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान क्या करने जा रहा है? हाँ, हमारे संस्थान में आज इन्हीं दिनों 14 तारीख तक 10 दिन की, 4 तारीख से शुरू हुई थी जी, 5 तारीख से एक ट्रेनिंग शुरू हुई। 10 दिन की ये ट्रेनिंग है 14 तारीख तक, और इसमें अलग अलग प्रदेशों के वैज्ञानिक यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं क्लोनिंग के ऊपर, क्रिस्पर-कैस के ऊपर, जीन एडिटिंग के ऊपर। ये ट्रेनिंग हमारी संस्थान इन सभी वैज्ञानिकों को मुहैया करा रही है और इस ट्रेनिंग का लाभ विभिन्न प्रदेशों से आए हुए जितने भी वैज्ञानिक हैं उनका प्रैक्टिकल एक्सपोजर हम क्लोनिंग में यहाँ दे रहे हैं, क्रिस्पर-कैस में उनको दे रखे हैं, जीन एडिटिंग के अंदर उनका एक्सपोजर दे रखे हैं। तो ये सभी वैज्ञानिक जो विभिन्न प्रदेशों से आए हैं, चाहे वो पंजाब से हों, हरियाणा से हों, उड़ीसा से हों, कर्नाटका से हों, वेस्ट बंगाल से, बहुत सारे प्रदेशों से वैज्ञानिक हमारे पास यहाँ आज की तारीख में ट्रेनिंग पे हैं। उन सभी वैज्ञानिकों को हम क्लोन विधि से कैसे विभिन्न प्रजातियों के पशु तैयार किए जाते हैं उनके ऊपर हम ये ट्रेनिंग प्रशिक्षण दे रहे हैं। और इस प्रशिक्षण के बाद ये सभी वैज्ञानिक आप अपने स्थानों पर जाके आप अपनी जो उन स्थानों में विशेष रूप से, चाहे वो बकरी की बात हो, चाहे भेड़ की बात हो, चाहे वो गाय की बात हो, जो उस इलाके के अंदर भेड़ बकरी, जैसे मैंने बताया कि ये वॉच लिस्ट के अंदर जो प्रजातियां हैं जो विलुप्तता के कगार पर हैं या जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है जो खतरे में हैं, जिनकी संख्या बहुत कम हो गई है, उनकी संख्या में बढ़ोतरी और उनके उत्पादन में दोनों में बढ़ोतरी करने के लिए ये प्रशिक्षण उन वैज्ञानिकों को हम हमारी संस्थान में दे रहे हैं। इसका लाभ पूरे देश को मिलेगा जी। तो हम ये भी मान के चलते हैं कि जो ये वैज्ञानिक आए हैं जब ये क्लोनिंग करेंगे और बड़े अच्छी नस्ल के पशु जो पैदा होंगे और उससे जो है जाहिर तौर पर जो हमारे पशुपालक होंगे उनकी भी आमदनी बढ़ेगी और कम रेट पर एक अच्छी नस्ल का उनको पशु उपलब्ध होगा। ये हम मान के चल रहे हैं कि इस संस्थान से ये फायदा मिलेगा। निश्चित रूप से उत्पादकता बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, पशुओं की संख्या, अच्छे पशुओं की संख्या बढ़ेगी, किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। लेकिन ये नहीं कह सकते वो सस्ते दामों पर किसानों को उपलब्ध होंगे, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जो अभी महंगी टेक्नोलॉजी है और समय लगेगा। जब हमने कृत्रिम गर्भाधान किया था शुरू, तब कृत्रिम गर्भाधान बहुत सारे किसानों ने नहीं अपनाया था, लेकिन आज बहुत सारे किसान इसमें रुचि रखते हैं।
किसान हमारे पास आके ये बात करते हैं कि जी मुझे उस फलाने बुल का जिसकी माँ का दूध उत्पादन इतना है वो चाहिए। उसके बाद हमने भ्रूण प्रत्यारोपण की बात शुरू करी। तो भ्रूण प्रत्यारोपण में भी बहुत सारे, आज के दिन आप देखोगे कि जो हमारा कृषि मंत्रालय है और किसान कल्याण मंत्रालय है, उसने बहुत सारी स्कीमें जो है ना भ्रूण प्रत्यारोपण के ऊपर विभिन्न प्रदेशों के अंदर यूनिवर्सिटीज SAUs को दी है, चाहे वो वेटरी कॉलेज हो चाहे दूसरी इंस्टीट्यूशन हो, जहाँ भ्रूण प्रत्यारोपण की जो प्रयोगशालाएं हैं स्थापित हो चुकी हैं और उन्होंने अच्छा काम करना शुरू कर दिया है। ये विधि भी काफी जो है ना प्रचलित होगी। अभी जब हमने ये शुरू किया भ्रूण प्रत्यारोपण का काम, तो भ्रूण प्रत्यारोपण को भी काफी महंगा काम माना जाता था, लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता जब हमारे देश के अंदर ये चीजें बनने लग जाएंगी, जब उसके यूज काम करने में जो हमें जरूरत पड़ती है जिन चीजों की, वो अगर उत्पादन हमारे देश में होने लग जाएगा तो निश्चित रूप से ये सस्ती हो जाएगी। अब भ्रूण प्रत्यारोपण के ऊपर के बाद हमने किया प्रखनली निषेचन से, हमने बच्चे तैयार किए, एम्ब्रियो तैयार किए। प्रखनली निषेचन से भी जो एम्ब्रियोस भ्रूण हुए तैयार, उनको हमने ट्रांसफर किया और उनसे बच्चे पैदा हुए। निश्चित रूप से उसका हर संस्थान को फायदा, हमारे प्रदेश को, देश को, सभी को फायदा होता है। तो अब ये क्लोनिंग की विधि ऐसे है, और हो सकता है कि आने वाले समय में क्लोनिंग विधि भी इतनी ही साधारण और आसान हो जाए जितनी कृत्रिम गर्भाधान के लिए हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन AI करते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हम अभी लगे हुए हैं और आने वाले समय में इस विधि को किसानों तक, गांव तक, देहात तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमारे संस्थान ने सिरसा के अंदर एक ऑर्गेनाइज्ड फार्म के ऊपर क्लोनिंग विधि से वहां दूर दराज के इलाके में जाके, हमारे संस्थान से दूर, वहां हमने एक काव पैदा किया है, जिसका हमने आसाम से, जो आसामी बफलो है, उसकी सोमेटिक सेल वहां से ली, उसकी सेल लाइन तैयार की। सेल लाइन तैयार करने के बाद एम्ब्रियो किया क्लोनिंग विधि से, और उसको हमने उस किसान जो डेरा है सिरसा में, उस डेरे के पशुओं के अंदर ट्रांसफर किया और उसमें हमने जो आसामीज जोटा है वो हमारे पास आज भी संस्थान में खड़ा है, क्लोन विधि से तैयार किया हुआ। तो निश्चित रूप से जब हम गांव में जाएंगे और किसानों के पास जाएंगे, तो किसानों की सहमति से, किसानों के द्वार पर हम इस विधि को अपनाकर निश्चित रूप से हम किसानों की आमदनी को बढ़ोतरी में अपना योगदान देंगे। डॉक्टर सज्जन सिंह जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है और समय हमें इजाजत नहीं दे रहा, तो आज की चर्चा को हम यही विराम देते हैं और अलविदा लेते हैं। तो किसान भाइयों बहनों और पशुपालकों, हम आपसे फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहें हमारा चैनल कृषि हेल्पलाइन। धन्यवाद। धन्यवाद जी, राम राम।